टाइम पीरियड 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। ठीक है, एक बार रिकैप कर देता हूं मैं, ठीक है ना। काफी लंबे समय तक जो है वो, जब मौर्य डायनेस्टी का पतन हो गया था, तो काफी लंबे समय तक जो है वो इंडिया को एक लीडर की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है, सो लीडर की प्राप्ति कब हुई थी? 3rd सेंचुरी में जाकर के हुई थी, तीसरी शताब्दी में जाकर के हुई थी। उसके बाद ये कहां से हुई थी? तो एमपी, जो मध्य प्रदेश है, उसके कुछ तीन पार्ट्स में, तीन इलाकों से जो है प्राप्त हुआ था। पहला का नाम है नाग शक्ति, दूसरा का नाम है आपका दक्कन, और तीसरा का नाम क्या है? वाकाटक। आई होप कि आपने तीनों का नाम सुना होगा। वाकाटक, ये तीन ऐसे जगह है, ठीक है, जहां से जो है आपका बहुत सारे जो है राजवंश का उदय हुआ था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, तीसरी शताब्दी में तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि सर तीसरी शताब्दी में यहाँ पर में उदय हुआ था, तीसरी शताब्दी में हमें देखने को मिला था। जगह का नाम पता है किसी को कि जगह कौन सा था? एनीवन? कौशाम्बी। हाँ, कौशाम्बी था। ठीक है, बातें समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए, मैंने एक चीज और बताया था आपको कि भाई, हमने जो गुप्त वंश का जो हमें चिन्ह मिलता है या फिर गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो यूपी एंड बिहार से मिलती है। यूपी एंड बिहार से मिलती है। ऐसा मैंने क्यों कहा यूपी एंड बिहार? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जितने भी क्वाइंस थे, मतलब गुप्त साम्राज्य के जितने भी क्वाइंस हुआ करते थे, तथा आपके अभिलेख हुआ करते थे, अभिलेख हुआ करते थे, ये सब की जानकारी हमें यूपी और बिहार से ही देखने को मिलती है। नॉर्मल सी बात है, जहां से हमें जो चीज प्राप्त होगी, वहां से जो है हमें उस चीज की जानकारी मिलेगी। कंफर्म है? यहाँ तक बातें समझ में आई आप लोगों को? हाँ, बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, मैंने यहाँ पर मैं आपको ओरिजिन बता दिया, अब मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ इस्टेब्लिशमेंट। बताइए कि गुप्त साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट मतलब संस्थापक कौन था? आप ही बताया था। श्रीगुप्त। ठीक है, टाइम पीरियड इनका होगा 240 से लेकर के 280 तक। ठीक है, अब इन्हें जो है ना एक उपाधि दी जाती है, उस उपाधि का नाम है महाराज। ठीक है, ये कभी कभार पूछ, जितने भी उपाधियां होती है ना, हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे कि भाई उपाधियों का अंत एक फंडामेंटल राइट्स में एक चीज है। लेकिन उस समय में जो है उपाधि से ही लोगों को जाना जाता था। श्रीगुप्त का उपाधि क्या था? महाराज था। अब देखो, ये महाराज की उपाधि उनको किसने दी थी? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि भाई महाराज की उपाधि उनको किसने दी थी? तो उस समय में जो सामंत हुआ करते थे, ठीक है, जो सामंत हुआ करते थे, उन्होंने जो है मतलब श्रीगुप्त को जो है वो महाराज की उपाधि दी थी। समझ में आ गया? अब देखो, एक क्वेश्चन और आता है आर्ट एंड कल्चर का। सुनिएगा, ये ना काफी, इसको ना गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। तो सुनिएगा, क्या हुआ था कि जब आपने सुना होगा कि चीन से काफी यात्री जो है वो इंडिया यात्रा करने के लिए आते थे। यहां तक आपको पता चला गया होगा कि भाई बहुत सारे यात्री आए थे, उसमें से एक यात्री का नाम था इत सिंह। क्या नाम था? इत सिंह नाम था। ठीक है, ये इत सिंह भारत आया। ठीक है, और उस समय में गुप्ताज का टाइम पीरियड चल रहा था, और उसने बताया है, ठीक है, उसका ये कहना है कि ये जो श्रीगुप्त है, उसने जो है वो पटना में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, पटना में क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। पटना को उस समय में कहा था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, यहाँ पे लिख दूंगा टेम्पल। आप लोग अच्छे से लिखिएगा कि इत सिंह के द्वारा, या फिर इत सिंह का ये मानना था कि पाटलिपुत्रा में श्रीगुप्त के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और जितने भी मतलब कह सकता हूँ ना टेम्पल्स, ठीक है, केव्स, आर्कियोलॉजिकल साइट जितने भी है ना अभी इंडिया में, उनका जो मतलब कह सकते हैं टाइम पीरियड या फिर गोल्डन फ्रेम, वो गुप्ताज के टाइम में ही हुआ करता था, क्योंकि इसमें बहुत चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सुनिएगा, इत सिंह हो गया,
साथ ही जो है एक क्वेश्चन और आता है कि भाई श्रीगुप्त का जो है उत्तराधिकारी कौन था। अभी आपने किसी एक ने बताया था घटोत्कच का नाम लेकर के, भाई उनका उत्तराधिकारी का नाम क्या था? घटोत्कच। अब ये घटोत्कच कौन हुए, किसी को पता है घटोत्कच घटोत्कच कौन थे? भीम के पुत्र का नाम क्या था? अरे, तो इसका संबंध महाभारत से है, हाँ या ना? लग रहा है नहीं, होना ही होगा। ठीक है। अब जी हमने यहाँ पर में देख लिया कि भाई श्रीगुप्त जो है वो उनको गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का नाम सुना है आप लोगों ने? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर को देखो क्वेश्चन में ना ऐसे पूछा जाता है कि भाई गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। अब 90% लोगों को यह पता रहता है या फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमने तो श्रीगुप्त के बारे में सुना है तो श्रीगुप्त ही होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात कर दी जाए, इफ द एग्जामिनर टॉक्स या फिर आस्क्स यू अबाउट द ओरिजिनल संस्थापक, ठीक है, एस्टैब्लिशर, सो द आंसर विल बी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्ता फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड बताइए, कोई टाइम पीरियड क्या था उनका? काफी इंपोर्टेंट है टाइम पीरियड, 319 से लेकर के 335 ईसा तक, पूर्व तक, 335 तक, ठीक है। क्या लिखा मैंने? वास्तविक संस्थापक। ठीक है। अब इन्हें भी कोई उपाधि दी जाती होगी, तो उपाधि क्या था इनका? क्या कह रहे हो, क्या कहा जाता था? महाराजा धीराज। ठीक है। इन्हें महाराजा धीराज के नाम से एक इनको उपाधि मिली हुई थी, महाराजा धीराज की। ठीक है। अब इनका शादी किससे हुआ था, विवाह किससे हुआ था? सोच लो एक बार, नेपोलियन नेपोलियन जो कर रहे हो एक बार सोचना कि इनको ही कहा जाता है किसी और को कहा जाता है, फिर मुझे आंसर देना आप लोग, ठीक है? मैं इसलिए बार बार नहीं टोक रहा हूँ उसमें। ठीक है, सोच लो एक बार कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है या फिर समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सोच के बताइए मुझे अभी। इनकी शादी हुई थी कुमार देवी से। अब कुमार देवी कौन थी भाई? कुमार देवी जो है ना, वो आपकी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। हाँ। चलिए मैं एक आपका डाउट क्लियर कर ही देता हूँ। आप जो नेपोलियन कह रहे हो ना, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भाई साहब भारत का नेपोलियन जो है ना, विंसेंट स्मिथ ने जो है, सुनिएगा, भारत का जो नेपोलियन है विंसेंट स्मिथ ने उनको कहा था, लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं कहा था, समुद्रगुप्त को कहा था। ठीक है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही वो काफी ज्यादा प्रभावी थे। समझ में आया? अब देखिए इनके टाइम पीरियड में जो है इन्होंने कुछ चांदी की मुद्राएं, सिल्वर कॉइन्स का जो है निर्माण करवाया था। आप देखिए वो सिल्वर कॉइन्स किस टाइप के थे? सिल्वर कॉइन्स किसी को पता है कि किस टाइप के सिल्वर कॉइन थे? एनीवन? राजा और रानी, किंग एंड क्वीन, ठीक है, सिक्कों पे किंग और क्वीन की प्रतिमा होती थी, फोटो होता था। अरे यार कॉइन क्यों लिख दिया, क्वीन होगा। ये प्रकार है, ठीक है, विवाह प्रकार के सिक्के, मैरिज। अब इसमें कई लोगों का कंफ्यूजन होगा कि सर शादी हो रहा था तब तब सिक्के जारी किए थे, नहीं। जो प्रतिमा होती है ना, जैसे महात्मा गांधी का फोटो किसी किसी नोट पे होता है, तो अब किसी नोट पे जो है वो आपने देखा होगा 1 रुपए के सिक्के पे जो है ना, धान होता है, हम लोग में धान बोलते हैं जिसको बोलते हैं आपका गेहूं, उसके एक ना क्रॉप का फोटो रहता है। तो मतलब कहते हैं ना मुहर, है ना,
ये ऐसे सिक्का है एक, ठीक है, और इस सिक्का पे इधर हो गया राजा, ठीक है, और इधर हो गई रानी। पता नहीं, ये लग रहा है रो रहा है, चलो ठीक है। तो इस टाइप के जो थे आपके कॉइन्स चंद्रगुप्त के टाइम में चलाए जाते थे। मैरिज कॉइन्स हो गया, राजा रानी के सिक्के हो गए, श्री सिक्के, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री मतलब कॉइन्स पे जो है ना इस तरीके से श्री आता था, ठीक है, श्री कॉइन्स। क्या आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी मिली? ठीक है, अब आता है आप लोगों का फेवरेट, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इनका टाइम फ्रेम पता है किसी को? बहुत नेपोलियन नेपोलियन कर रहे थे, टाइम फ्रेम बताओ इनका। 375, नॉट 80, 335 से लेकर के 375। देखो, आपको आप जो है ना, आपने जिन्होंने अभी 380 कहा था ना, वो अपने जगह पे सही है, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि भाई इतने सारे बुक्स है ना हमारे पास कि हर जगह पे अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। लेकिन मैंने जो ये टाइम फ्रेम लिखा है, ये टाइम फ्रेम एनसीईआरटी का है, तो आपको हमेशा एनसीईआरटी का टाइम फ्रेम को ही फॉलो करना चाहिए। समुद्रगुप्त का टाइम फ्रेम है 335 से लेकर के 375 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मुझे ये बताइए समुद्रगुप्त था कौन? हु वाज समुद्रगुप्ता? नॉर्मल सी बात है, इतना क्यों सोच रहे हो इस क्वेश्चन में? मुझे बताओ क्या सोचने वाला है इसमें बात था। भाई अब देखो, आ, वंश चलता है ना भाई, वंश चलता है। आप यहाँ पर में हो, ठीक है, यहाँ पर में आप हो, ठीक है, यहाँ पर में कोई और होगा, फिर यहाँ पर में कोई और होगा, ठीक है, फिर ऐसे कोई और होगा। तो इसी तरीके से सिविलाइजेशन भी चलती है, इसी तरीके से जो है मॉडर्न एज भी चलता है, ठीक है ना। सिद्धार्थ है, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, सोचना का नहीं ये सब चीजों में। सोचना वहां पर में है जहां पर मैं कहीं उपाधि पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया। देखिए समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? पुत्र थे, ठीक है। सन ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। अब देखो, इस वंश का, गुप्त वंश का सबसे महान शासक ये आपका समुद्रगुप्त ही था। मतलब समुद्रगुप्त 335 में आया, राजगद्दी पे उसने बैठा, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे बड़ा शासक था, ठीक है ना। और समुद्रगुप्त था वो साम्राज्यवादी, वो आक्रमणकारी शासक था। यही दो कारण थे, साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी। मतलब ये दोनों नीतियां जानता था, ये प्यार से समझाना भी जानता था और ये लड़ाई करके भी समझाना जानता था। इसीलिए ये कुछ कारण थे जिसको इसकी संज्ञा जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है। तो क्या कहा मैंने यहाँ पर में कि समुद्रगुप्त जो था वो आपका साम्राज्यवादी भी था, ठीक है, और क्या था? आक्रमणकारी भी था, जानता था, ठीक है ना। अब देखिए, क्या किसी को ऐसे ही कोई उपाधि मिल जाती है? आंसर इज नो। इसने ऐसा काम क्या किया था जिसको इसको नेपोलियन की उपाधि मिली थी? देखिए, इसने उत्तर भारत, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना, ये आ गया आपका साउथ का, और क्या होगा, ये हो गया आपका नॉर्थ का, ठीक है ना। आप बीच में ऐसे करके इसको बांट दीजिए। देखिए, तो इसने क्या किया था ना, उत्तर भारत, उत्तर भारत को जो है आर्यवत के नाम से भी जाना जाता है। पता है आप लोगों के आर्यवत के नाम है उत्तर भारत का? आर्यवर्त, ठीक है ना। कि उत्तर भारत जो है उसके 9 शासकों को हराया था अकेले। ही डिफीटेड 9 किंग्स इन अ रो। 9 किंग्स कह सकते हैं, फिर 9 वॉरियर्स कह सकते हैं, एक साथ हराया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ में तो उसने भूचाल मचाया था,
साथ ही साथ इसने साउथ के 12 वॉरियर्स को हराया था। सोचो कितना बड़ा इंसान होगा ये, अकेले। ठीक है ना, अकेले इसने जो है कि ये इसको ना, मतलब किसी से हेल्प नहीं मिली। ठीक है, अगर सोच रहे हो कि भाई किसी ने हेल्प कर दिया होगा, इसका आंसर इज नो। हेल्प नहीं, अकेले इसने नॉर्थ के 9 राजाओं को हराया था और साउथ के 12 राजाओं को हराया था। ठीक है ना, बातें यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, क्या इसने सिर्फ इंडिया, इसका क्या सिर्फ इसने इंडिया में लड़ाई किया था? नहीं भाई, ये इंडिया के बाहर जो आउटर इंडिया थे, इसको ना आउटर भी कह सकते हैं, आउटर। तो बाहर के लोगों पे भी जो है आक्रमण करता था और उनको क्या करता था, हराता था। अब हरा के क्या करता था, उसका राज्य हड़प लेता था? नहीं, राज्य नहीं हड़पता था, ये इसमें एक खूबी थी। ये राज्य को नहीं हड़पता था, ये क्या करता था पता है? ये करता था कमाई, उसको बोलते हैं टैक्स। कि भाई अगर तुम 20 रुपए कमाते हो, तो उसका जो है हमें 10 रुपए हमें दो। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? कि अगर कोई इंसान, अगर मैं आप सभी पे टैक्स लगा दूं, एक तो पहली बात है मैं लगाऊंगा क्यों, दूसरी बात एग्जांपल के लिए अगर लगा दूं, तो अगर आप 20 रुपए अर्न कर रहे हो तो उसका 50% मुझे एज अ टैक्स के रूप में आप दोगे। मैं आपको आपके सत्ता पे आपको राज करने से नहीं रोकूंगा। अगर नहीं दोगे तो मैं हड़प लूंगा। ठीक है। अब देखिए, यही कुछ कारण था, दैट इज द रीजन दैट ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट इन विच देयर आर लॉट्स ऑफ किंग्स वेयर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्ता। ठीक है, एज वी आर सीइंग हियर दैट देयर आर 9 किंग्स वाज डिफीटेड फ्रॉम इन नॉर्थ साइड एंड द रेस्ट 12 warriors was defeated in south side. So that is the reason a famous historian whose name is Vincent Smith, याद रखिएगा, ठीक है ना, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इनको कहा भारत का नेपोलियन। समझ में आया आप लोगों को, भारत का नेपोलियन। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि किसने कहा, मिटा करके पूछ दूं किसने कहा, तो क्या बोलोगे आप लोग? इंपोर्टेंट है ना, याद रखिएगा। नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, क्या समुद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर था? क्या समुद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर था? नहीं, समुद्रगुप्त जो है अपने टाइम में एक पोएट भी था। ठीक है ना, एक सिंगर भी था। अ मैन विथ मेनी स्किल्स, पोएट, सिंगर्स, एजुकेटर। एजुकेटर का मतलब क्या? विद्या का संरक्षक, जो संरक्षण प्रदान करे, मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करे किसी से भी। ठीक है ना, तो उसको संरक्षक कहा जाता। तो ये एजुकेटर भी था, ये लोगों को विद्या को बांटता था। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, हमने जैसा कि पहले देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्कों पे जो है राजा रानी के सिक्के निकाले, विवाह से संबंधित सिक्के निकाले, श्री सिक्के निकाले। उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने क्या किया था, आपको, समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए चित्रित बनाया था। सिक्कों पे क्या था? हाँ, देखिएगा, सिक्कों पर वीणा की छवि। ठीक है ना, समझ में? अब इनको क्या उपाधि मिलती है? इनको तो एक उपाधि मिल गई भाई, नेपोलियन ऑफ इंडिया। दूसरा उपाधि क्या है, किसी को पता है दूसरा उपाधि क्या था? कि ही इज ए पोएट, ही वाज अ पोएट। मेरी हिंदी में ना हैंड राइटिंग कभी सही नहीं हुई आज तक, इंग्लिश में बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, ये किनको मानते थे उपासक, मतलब किसकी पूजा करते थे समुद्रगुप्त? हाँ। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो आपका वीवीआई ये रहा। दूसरा क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ।
दरबारी का नाम सुना है आपने? दरबारियों से काफी क्वेश्चंस आता है एंशियंट हिस्ट्री में। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद से जो है ना धीरे धीरे मेडाइवल हिस्ट्री का आगमन शुरू हो जाएगा। देखिए, तो इसके दरबार में सबसे विद्वान कौन था? सबसे विद्वान, किसी को पता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में सबसे विद्वान कौन था? वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इतना दबी दबे क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हो, खुल के बोलो। हरिसेन। हरिसेन, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, एग्जैक्टली कवि थे। मुझे एक बात बताओ, हरिसेन ने किसकी रचना की थी? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किसकी रचना की थी हरिसेन ने? अरे भाई, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है प्रयाग प्रशस्ति का। इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज कहते हैं आज के टाइम में। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। लेकिन आपको कहीं पे इलाहाबाद देखने को नहीं मिलेगा, प्रयागराज ही मिलेगा, तो प्रयागराज ही याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये विष्णु को तो मानते थे, लेकिन ये थे आपको, ये ना सांप्रदायिक थे। ये ना हर रिलीजियंस को ना इक्वल मानते थे। तो एक इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि समुद्रगुप्त तो चलो विष्णु जी को मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे, तो अलग धर्म को तो नहीं देंगे ये संरक्षण। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ना बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध मॉन्क हुआ करते थे। एक मॉन्क हुआ करते थे, आप लोग लिखिएगा भिक्षु। बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उसका नाम था वसुबंधु। वसुबंधु, ठीक है ना, उनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? तो हमने यहाँ पर में दो शासकों के बारे में देख लिया। एक का नाम था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरे का नाम था समुद्रगुप्त। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखें उसके बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड। इनका टाइम फ्रेम बताएगा कोई? टाइम फ्रेम क्या था इनका? 380 टू 400, 413। ठीक है ना। देखिए, अब ये इनको नॉर्मल से पता है हम सभी को कि ये जो है समुद्रगुप्त के दूसरे उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है ना, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए थे 380 ईसा पूर्व में, ये राजगद्दी पर में बैठ गए थे। ठीक है। अब इन्होंने जो है ना शकों को पराजित कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए थे। इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई इन्होंने भी जो है सिल्वर कॉइन्स को, शक राजवंश को हरा करके ना सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स की क्या की थी, इस्टेब्लिशमेंट की थी, सिल्वर कॉइन्स निकाले थे। अब देखो सिल्वर कॉइन्स जो थे निकालने के बाद जो है, अब इधर ये नहीं जानना है आपको कि सिल्वर कॉइन्स में क्या छपा था, बस ये याद रखिए कि सिल्वर कॉइन्स उन्होंने निकाले थे। इनको भी जो है एक उपाधि मिलती है, आपको पता है इनको किस चीज़ की उपाधि मिलती है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? अरे आप लोगों ने विक्रमादित्य का नाम नहीं सुना क्या? ठीक है, विक्रमादित्य की इनको क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। ठीक है। अब इनकी पुत्री का नाम क्या था, पता है आपको? इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है ना, और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई जब गुप्ताज की ओरिजिन हुई थी, ठीक है ना, जब तीन बड़े राजवंश आए हुए थे, तो हमने देखा था कि तीन बड़े राजवंश कहाँ से थे? तो मध्य प्रदेश से थे। तो अब जो इनकी बेटी का जो शादी हुआ था, तो वो एक ही इनमें से एक राजवंश से हुआ था, उनका नाम था वाकाटक। हमने देखा था कि देखा था कि मध्य प्रदेश में तीन ओरिजिन था। याद रखिएगा मैपिंग के थ्रू। ठीक है ना, मैप बना करके हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर में जो है एक मध्य प्रदेश आता है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ से एक आता है आपका वाकाटक। ठीक है ना, वाकाटक एक जगह है। ठीक है, जो वहाँ से जो है उनकी पुत्री, जो मैंने अभी बताया था आपको प्रभावती गुप्त, उनकी शादी वहीं पर में हुई थी। समझ में आया आप लोगों को?
ठीक है। अब देखिए इन्हीं के टाइम जगह का नाम था वाकाटक वाकाटक। रुको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर मैं ना। पुत्री का नाम था प्रभावती, डॉटर प्रभावती। पीछे में नॉर्मल सा है, सबके पीछे में लगेगा गुप्ता। ठीक है ना। इनका मैरिज, इनको ना ब्लड रिलेशन में प्लस से जानते हैं, तो इनका मैरिज हुआ था वाकाटक, वाकाटक नरेश से। ठीक है ना। वाकाटक नरेश रुद्रसेन, नाम याद रखिएगा, रुद्रसेन, रुद्रसेन। शक, शक एक डायनेस्टी थी, उसको हरा करके जो है ना, मतलब बोलते ना हमने जीत की खुशी में, जीत की खुशी में उन्होंने सिल्वर कॉइन्स को निकाला। तो यहाँ पे लिखा है शकों को हराकर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजवंश को हरा करके जो है सिल्वर कॉइन्स की उन्नति की थी, या फिर कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो होगा शक। ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं के टाइम फ्रेम में आता है कालिदास, कालिदास। अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई कालिदास को जो है क्या कहा जाता है भारत का? शेक्सपियर नहीं कहा जाता क्या? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है ना। अब मुझे कोई बता पाए, अच्छा चलिए आप मानसी मुझे बताओ कि कालिदास से कुछ प्रमुख कह सकते हैं ख्यातियों के नाम बताओ, कहानियों के नाम बताओ, कविताओं के नाम बताओ। ठीक है। ठीक है आगे। आगे छोड़ो, ठीक है आपसे सिद्धार्थ बताइए। सिद्धार्थ बताओ। ठीक है बताइए श्रेष्ठा। कुमार संभव है वो। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। एक और नाम था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन, एक बुक का नाम बहुत बार पूछा गया है, मतलब उसको इतने बार पूछा गया है ना कि हर किसी को याद हो गया है। किसी को पता है क्या बुक का नाम क्या था? विज्ञान शाकुंतलम। ये इतना बड़ा नेम है। ठीक है ना। इतने बार ये पूछा गया है कि भाई अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? हु रोट द बुक अभिज्ञान शाकुंतलम? द आंसर विल बी कालिदास। ओके। देखिए इस बुक के पीछे ना एक, इसके पीछे, इस बुक के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ये बुक जो लिखा गया था ना, ये बुक एक राजा के ऊपर लिखा गया था, जिस राजा का नाम था दुष्यंत। किंग का नाम था दुष्यंत। तो क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे कि भाई किस राजा के ऊपर लिखा गया था दुष्यंत के नाम पे? दुष्यंत। ठीक है ना। और एवं शकुंतलम की प्रेम विरह कथा है, लव की कथा है, मतलब कह सकते हैं, आपने सुना है रासलीला, सुना है ना? तो भाई इन दोनों के ना प्रेम के ऊपर में, प्यार के ऊपर में कहानी है ये। शकुंतलम, दुष्यंत शकुंतलम, इसलिए इसका नाम पड़ गया आपका अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है ना। पूछेगा किस चीज की कहानी है ये कहानी है रोमांस की। इसी में आ जाता है आपका लव। ठीक है। चलो भाई, ये दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था, याद रखिएगा। हेलो। ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कि भाई याद रखिएगा ये दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसकी
जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। कैन यू बिलीव इट, 40 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ट्रांसलेट किया गया है इस बुक को। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अभिज्ञान शकुंतलम किस बुक की, किसकी रचना है। तो आपको समझ में आया। ये ना, ये जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, इसमें एक भी इंडिया का लैंग्वेज नहीं आएगा, ये सारे इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बातें क्लियर है आप लोगों को तो। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि पंचतंत्र का संकलन किस काल में किया गया था। पंचतंत्र, पंचतंत्र का जो संकलन हुआ था वो आपका गुप्ता के टाइम पीरियड में भी हुआ था, गुप्ता काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। इनके लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है। बहुत इजी है क्वेश्चन, पंडित विष्णु शर्मा। चलिए जी, हमने यहाँ पर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी देख लिया। यहाँ तक मैंने जो आपको तीन राजाओं के बारे में बताया है, होपफुली आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। है क्लियर। एक क्वेश्चन और। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हो सिद्धार्थ, कौन सा लास्ट पॉइंट बताइए। देखो पंचतंत्र की जो रचना हुई थी ना, पंचतंत्र जो बुक लिखा गया था वो गुप्त काल में ही लिखा गया था। ठीक है। और इस बुक के जो राइटर थे, उस राइटर का नाम था पंडित विष्णु शर्मा। ठीक है, समझ में आया। चलिए जी, एक क्वेश्चन और आता है कि भाई गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही जो है वो आपका महान ज्योतिषी, जिसको आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं और खगोल शास्त्री कहते हैं इसको। तो एस्ट्रोलॉजी का जो विकास हुआ था, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी के जो बारे में लोगों को जानकारी मिली थी वो गुप्त काल में ही मिली थी। एस्ट्रोलॉजी का, और किन के द्वारा मिली थी। वरामिहिर के द्वारा मिली हुई थी ये जानकारी। ठीक है ना। अब देखो, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था, किसी को पता है। दिनार कहा जाता था। क्या कह रहे हो फिर। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना अब कुछ निर्माण भी करवाए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त ये दोनों ऐसे शासक थे जिनके बारे में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उनके दोनों के बारे में ही पूछा जाता है। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अब कुछ निर्माण करवाया था, अब वो निर्माणों को थोड़ा देख लेते हैं, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मुझे ये बताओ, आप लोगों से किसी को पता है कि चंद्रगुप्त ने किस चीज का निर्माण करवाया था, एनी वन इन द क्लास। देखिए चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त ने आपका महरौली, अब ये महरौली कहाँ पड़ा सर, वेयर इज महरौली। महरौली जो है ना वो दिल्ली में है, ठीक है ना। दिल्ली में जो है वो लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, आयरन पिलर का निर्माण करवाया था, जो आज भी है। ठीक है ना, आयरन पिलर का निर्माण करवाया था। और गुप्त काल धातु विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मतलब देखिए आयरन पिलर का निर्माण करवाया था। और कुछ भी जो निर्माण होता है कभी भी, तो वो लॉन्ग स्टेज के लिए होता है। आप सोचिए कि गुप्त काल 350 ईसा पूर्व में हम देखते हैं, ठीक है ना, सॉरी 250 240 ईसा पूर्व में देखते हैं, उस टाइम फ्रेम से लेकर के आज जो है वो 2024 हो चुका है। कई 100 साल हो चुके हैं उस चीज को। आज भी वो पिलर जो है ऐसा का तैसा एज इट इज खड़ा है। तो ये जो है ना गुप्त काल, याद रखिएगा कि धातु विज्ञान, ठीक है ना, उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना है। याद रखिएगा, ठीक है ना। महरौली लिखा हुआ है, महरौली। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ अन्य नाम, अनदर नेम्स, किसी को पता है अनदर नेम्स क्या क्या थे। देखिए अनदर नेम्स जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के, देवगुप्त का नाम सुना है आप लोगों ने, देवगुप्त का।
क्या हो रहा है, कुछ बातें कुछ कह रहे हो क्या आप लोग? ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ नाम थे, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये इनके नाम थे और इनको ना कुछ उपाधियां मिली हुई थी। उपाधियों को देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ उपाधि। ठीक है, ये उपाधि है आपका विक्रमांक। विक्रमादित्य देखा, विक्रमांक नाम है इनका, उपाधि भी है। विक्रमांक हिंदी में लिखेगा विक्रमांक। परम भागवत। क्वेश्चन यहाँ पर में एक पूछेगा कि भाई इनको परम भागवत के नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों क्यों इनको उपाधि मिली परम भागवत की? क्योंकि इसलिए मिली क्योंकि हमने देखा कि भगवान विष्णु को इस काल में काफी पूजा गया है, और जो हिंदू धर्म में जो भागवत होता है उसमें बेसिकली लॉर्ड विष्णु के बारे में ही बातें की जाती है। तो आपको बातें यहाँ पे समझ में आई इनके बारे में, हाँ या ना? अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के नवरत्न के बारे में। किसी को पता है कि चंद्रगुप्त के नवरत्न कितने हैं? कहने को नवरत्न थे, ठीक है ना, लेकिन है टोटल ये 8। देखें इनके बारे में। चलिए जी। नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त। 9 का नाम बताना जरा। बताओ बताओ, 9 का नाम बताओ। कालिदास। 9 जो कह रहा है, 9 जो कह रहा है ना, वो मुझे बताइए 9 का नाम क्या था। मैं 8 का नाम बताऊंगा, 9वां का नाम वो बताएगा मुझे, ठीक है ना? हाँ चलो बताओ ना, पहले ना यहाँ पर मैं नाम लिखिएगा कालिदास। ठीक है, नाम इनका एक आ जाएगा कालिदास, ठीक है ना? और बताओ घटक पर। वराहमिहिर का हमने नाम देखा था अभी। वराहमिहिर। वेताल, नाम सुना है वेताल का? वेताल भट्ट, ठीक है ना? हाँ अच्छी बात है। वेताल भट्ट, ठीक है। शपकंग। शपनक कहा जाता है इनको ना वैसे तो। शपनक। सिक्स कौन से थे? एक का नाम बताइए, धनवंतरी। वर रुचि लिखा हुआ है यहाँ पर में। चलो भाई 9th का नाम बताओ मुझे। छूट गया एक नाम, बताओ कौन सा नाम हो। मैंने ट्राई किया है कंफ्यूजन क्रिएट करने का आप लोगों के बीच, कि भाई नवरत्ना है तो 9 ही होगा, 100% 9 ही होगा। तो 9th का नाम बताओ, मैंने 8 का नाम लिखा है, 9वां का नाम बताओ, मुझे याद नहीं है। चलिए छोड़ो, मैं बता देता हूँ। करेक्ट। शंकु। तो ये नाम तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से नहीं थे। नहीं जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, इसलिए आपको 9 के नाम याद रखना
जरूरी है। क्या लिखा? कालिदास, घटकपर, वरामिहिर, वैतल, भट्ट और एक है आपका शनपंकन, शपनंक नाम है इनका, शपनंग, ठीक है ना, शपनक। फिर अमर सिंह, धनवंतरी, वर रुचि और शंकु, ठीक है, 9 नाम थे यहाँ पर में। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुमार गुप्त की, बात करें कुमार गुप्त की। कुमार गुप्त का टाइम फ्रेम बताओ आप लोग, किसी को पता है कि कुमार गुप्त का टाइम फ्रेम क्या था? कुमार गुप्ता, इनका पूरा नाम पता है, क्या नाम था इनका पूरा नाम? इनके पूरा नाम था कुमार गुप्ता महेंद्र महेंद्रादित्य, ठीक है ना, महेंद्रादित्य। लेकिन उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बस याद रखिए कुमार गुप्ता का जो टाइम पीरियड में लिख दो यहाँ पर मैं, वो था आपका 415 ईसा पूर्व से लेकर के 454। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अब नॉर्मल सी बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है वो कुमार गुप्त क्या बोलते हैं, महेंद्रादित्य जो है वो राजगद्दी पे बैठेंगे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या सब किया था? अब इसमें से ना एक चीज होता है कि ये ना इन्होंने जो है ना काफी मतलब इन्होंने भी जो है पराक्रम वाले ऐसे काम किए थे, ठीक है ना, शासन किया था लोगों पर। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि कुमार गुप्त ने जो है वो शासन किया था? तो एक याद रखिएगा, एक अभिलेख का नाम है विल्सड, ठीक है ना। अच्छी बात है चंदन, कोई बात नहीं। चंदन ने मैसेज किया कि सर अर्जेंट काम से हम कहीं गए हुए थे इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई चंदन। विल्सड अभिलेख याद रखिएगा। विलशार्ड अभिलेख के बारे से अभिलेख से ही जो है हमें चंद कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। अब जानकारी कभी कभी मिलती है तो 415 के आसपास जानकारी मिलती है। समझ में आया? आप देखो, एक यहाँ पर ना इम्पोर्टेंट होता है कि भाई जितने पूरे गुप्त अगर मैं ले लूँ, गुप्त काल को ले लूँ, तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो मिलते हैं, हाईएस्ट अभिलेख जो मिलते हैं वो कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य के शासनकाल में ही मिलते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा सर्वाधिक अभिलेख इनके शासनकाल से ही मिलता है, सर्वाधिक अभिलेख, ठीक है ना, इनके शासनकाल से ही मिलता है। आगे देखते हैं कुमार गुप्त के जो है ना, वो मयूर मुद्रा विशेष शैली की तथा, बताओ भाई अभिलेख को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मानसी? जल्दी बताओ, मुझे बताना पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ। अच्छा आओ बताओ, सिद्धार्थ बताइए। मैंने आपको उस दिन, मैं इसलिए अभिलेख अभिलेख लिखता हूँ क्योंकि इसका कोई इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसको नॉर्मली एक रिकॉर्ड कहा जाता है। आप जो ये पढ़ रहे हो इसको, आप इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो क्या आपके मतलब क्या प्रूफ है, मैं जो अगर आप कल को पूछोगे मेरे से, या फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको मैंने कल क्या पढ़ाया था, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया आपको गुप्ता के बारे में, गुप्त काल के बारे में पढ़ाया था, आप बोलोगे नहीं आप तो नहीं, तो नहीं पढ़ाया था, आप तो झूठ बोल रहे हो सर। तो ये रिकॉर्ड, प्रूफ कहाँ से मिला हमें? तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लोग बोलते हैं ना कि तुमने जो गलत काम किया है उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है ना। तो रिकॉर्ड, तो ये जो अभिलेख है ना, अभिलेख को यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिकॉर्ड। अमूमन इसका कोई इंग्लिश नहीं होता है, ये रिकॉर्ड ही कहलाया जाता है, इसलिए मैं हर जगह जगह अभिलेख लिखता हूँ। समझ में आया आप लोगों को? और आपको जो एग्जामिनेशन में जो है ना वो अभिलेख लिखे लिखा दिखेगा, रिकॉर्ड लिखा लिखा नहीं दिखेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका कोई इंग्लिश है ही नहीं। चलिए जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि मयूर मुद्रा, अगर पूछ ले, ये एक विशेष शैली है मुद्राओं की, मयूर मुद्रा वो कहाँ से मिलती है, किसके शासनकाल में मिलती है? तो याद रखिएगा कुमार गुप्ता महेंद्र
डाउट क्लियर हुआ आपका श्रेष्ठा? आपने पूछ करके बिल्कुल आप चुप हो गए, ना हाँ बोला ना ना बोला। तो मयूर गुप्ता जो है, मयूर गुप्ता लिख देते हो, गुप्ता गुप्ता करते हुए ऐसा होता है, पता है आप लोगों को? जो बोलते रह जाओगे ना, आप लिखोगे तो वही लिखा लिखा जाएगा। मयूर मुद्रा लिखा है, मयूर कॉइन लिखिएगा, ठीक है ना? मयूर कॉइन यहीं से मिला है। और साथ ही मयूर कॉइन के अलावा 623 मुद्राएं, रुकना एक मिनट, 623 ही था ना? हाँ, 623 मुद्राएं हैं जो यहाँ से मिली हुई है, ठीक है ना? अब देखो 623 में अदर ऐसा तो नहीं है कि भाई ये है गुप्ता का टाइम पीरियड, ये है शासनकाल, यहाँ पे गुप्ता शासन करते थे, कुमार गुप्ता महेंद्र आदित्य, तो एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, नहीं। ये आपको एक ना, कहते हैं ना, मुझे सोने का घड़ा मिला है, तो ना एक मृद भांड, ठीक है ना, जिसको बयाना के नाम से जाना गया है, 623 कॉइन्स जो मिले हैं वो वहीं से मिले हैं। 623 कॉइन्स वाज फाउंडेड फ्रॉम बयाना, BAYANA, बयाना, ठीक है ना? और बयाना क्या था? एक घड़ा था, पॉट था, जिसको मृद भांड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने मृद भांड के बारे में देखा था, ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें ना अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों को पता है? अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? देखो, अश्वमेध यज्ञ उसको कहते हैं, हाँ ठीक है, आपने एग्जाम्पल लेके बताया, इट इज वेरी गुड। बट होता क्या है? अश्वमेध यज्ञ होता है कि देखो, यहाँ पर मैं एक चीज ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। यहाँ ना ये मेरी जमीन है, यहाँ पर मैं, ठीक है ना, अब मैं काफी बड़ा शासक हूँ, ठीक है, और यहाँ पे किसी और की जमीन है, XYZ की जमीन है, बीच में किसी और की भी जमीन आती है। यहाँ से मैं अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ अनुष्ठान, स्पिरिचुअल थिंग्स। तो यहाँ से मैं पूजा करके जो है घोड़े को यहाँ से रवाना कर दूंगा, उसको फ्री कर दूंगा, फ्री हैंड कर दूंगा। जहां जहां ये घोड़ा जाएगा, जहां जहां ये हॉर्स जाएगा, वहां वहां की जमीन मेरी हो जाएगी। और अगर किसी ने उस घोड़े को रोका, ठीक है, घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, तो उससे मेरी क्या होगी? लड़ाई होगी। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। तो भाई इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? हमने देखा कि हमें राम मतलब रामायण में अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखने को मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ये लिखा था, वाल्मीकि जी ने बताया, ठीक है। लेकिन इसमें मतलब कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य में जो है, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ये जो क्वाइंस है ना, ये जो क्वाइंस उन्होंने रिलीज किया हुआ था, यहाँ पे मयूर क्वाइन है ना, इसी से जो है हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो लिखिएगा अश्वमेध यज्ञ। और हाँ, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती, तो याद रखिएगा, ठीक है ना? अश्वमेध यज्ञ इज हिंदी और इंग्लिश ऑल्सो। मुझे एक कोई केस याद आता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना कोचिंग स्टार्ट किया था, तो एक बंदे ने जो है मेरे से एक ना वो एग्जाम्पल पूछा था, एक चीज़ का ना एग्जाम्पल इंग्लिश पूछा था, श्रेष्ठा से मुझे याद आया, श्रेष्ठा आप अपने दिल पे मत लीजिएगा, आई एम जस्ट किडिंग। एक बंदे ने मेरे से पूछा, ये मैं पढ़ा रहा था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें ऐसा कुछ टॉप, इसमें कुछ ऐसा वर्ड था जिसका हिंदी में वही मीनिंग था और इंग्लिश में भी वही मीनिंग था, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, जिसको हिंदी अच्छे से नहीं आता वो प्रॉब्लम होती है उसको। तो उस बंदे को मैंने 2 से 3 बार समझाया था कि भाई इसका मतलब यही होता है, हिंदी और इंग्लिश बोथ आर सेम, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ लेटर्स, ठीक है ना? हिंदी में अगर हम अ आ ई लिखते हैं, तो इंग्लिश में ABCD लिखेंगे, तो वही डिफरेंस था बस। लेकिन वो बंदा नहीं माना, उसने गूगल, विकिपीडिया, बुक्स हर जगह छान मार लिया, उसको नहीं मिला। तो लास्ट में जब मैंने उसको बताया कि भाई तुमने कितना भी छान मार लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, जब इंग्लिश और हिंदी, देखो हिस्ट्री है ना, याद रखिएगा, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है ना, उसमें जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम जो वर्ड्स मिलेंगे, टाइटल्स मिलेंगे, ठीक है ना, सब टाइटल्स मिलेंगे, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इक्वल ही होंगे, ठीक है ना? चलिए जी, तो हमने अश्वमेध के बारे में भी यहां से हमने देख लिया। और इसको याद रखिएगा, इसको गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री का। समझ में आया आप लोगों को? अब इनको जो है उपाधियां क्या क्या मिली, हर हर राजा को, गुप्त साम्राज्य में हर राजा को उपाधियां मिली हुई है, तो इनको भी कुछ उपाधियां मिली होंगी। इनकी उपाधियां थी महेंद्रादित्य, मैंने तभी से कह रहा हूं ना, कुमार गुप्ता महेंद्रादित्य, तो महेंद्रादित्य जो है ये उपाधि थी इनकी। ठीक है ना? ये उपाधि इनको मिली हुई थी। साथ ही इनको अश्वमेध महेंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने घोड़े मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाया था। बातें यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब देखिए, इसमें ना एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है,
कि देखो स्कंद गुप्त ने जो है ना एक लेख लिखा हुआ था, एक भीतरी लेख लिखा हुआ था, जिसकी जानकारी जो है हमें कुमार गुप्त के समय से मिलती है। उस समय में क्या हुआ था कि जब कुमार गुप्त शासन में था ना, तो पुष्यमित्र, पुष्यमित्र के भी बारे में पढ़ेंगे, तो जो पुष्यमित्र था ना उसने आक्रमण कर दिया था भाई साहब गुप्त साम्राज्य पे, कुमार गुप्त महेंद्र राज्य पे आक्रमण कर दिया था। तो इससे निपटने के लिए, मतलब उससे निपटने के लिए जो है वो आपका कुमार गुप्त महेंद्रादित्य ने जो है अपने बेटे को जो है, अपने बेटे को जो है स्कंद गुप्त, ठीक है ना, बेटे का नाम क्या था, स्कंद गुप्त, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो स्कंद गुप्त को भेजा था पुष्यमित्र से लड़ाई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग कि जब लड़ाई हुआ था तो कुमार गुप्त महेंद्र आदित्य ने किसको भेजा था, जाओ भाई तुम फतेह करके आओ, किला फतेह करके आओ, तो स्कंद गुप्त को भेजा था। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्कंद गुप्त के बारे में, ठीक है ना। चलिए जी, मोटिवेट रहो बिल्कुल, सर हिला देंगे बिल्कुल पूरा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलो भाई, ये हमारे यहाँ पर में जो हम स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये लास्ट है, ठीक है ना, इनके बाद से गुप्त काल खत्म हो जाएगा। मेरी पता नहीं हिंदी में हैंड राइटिंग इतनी बेकार क्यों है, मुझे खुद भी कभी कभार अपने आप पे शर्म आती है जाग से हट के। अब कोई कोई बोलेगा सर इंग्लिश में ही कौन सी अच्छी है, स्कंद गुप्त, ठीक है ना। 455 से लेकर के 467, मेरे जो नोट्स है ना उसको बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि जो मेरी हैंड राइटिंग है, पहली जो मेरी हैंड राइटिंग है वही लोग समझ जाए तो बड़ी बात है। दूसरी, नोट्स ऐसा बनाओ कि पड़ोसी ना पढ़ पाए, ठीक है ना। मैं स्कूल में क्या करता था, पहले मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी, 12th स्टैंडर्ड तक मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। लोग क्या करते थे, मेरे कॉपी लेकर के, मेरे नोटबुक लेकर के चले जाते थे, एक एक हफ्ते तक लेकर के वापस नहीं करते थे, लिख करके कि भाई हम लिखेंगे इसमें से सब कुछ क्लियरली। क्योंकि मेरी जो आदत है ना, वो मैं 10th स्टैंडर्ड से 10वीं कक्षा से जो है वो नोट्स बनाता था, और नोट्स जो बनाता था वो हमेशा व्हाइट शीट बनाता था। ये देखो, यूपीएससी का एग्जाम दोगे ना तो कुछ इस प्रकार से, पीसीएस एग्जाम दोगे इस प्रकार से आपका मेंस का कॉपी मिलेगा, ऊपर में लिखा रहेगा यूपीएससी, यहाँ पे दीजिए आंसर, यहाँ पर मैं एक चौकोर टाइप का जो है ना, चौकोर टाइप का इसके बीच में लिखना पड़ता था, ठीक है ना। तो व्हाइट शीट जब तक नहीं होगा ना हमारे पास, तब तक हमारे नोट्स जो है बिल्कुल बेकार रफ बनेंगे नोट्स। तो जो भी आज के टाइम में भी जो है वो लाइन वाले कॉपी में, लाइन वाला कॉपी आपके लिए नहीं बना हुआ है डियर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, लाइन वाला नोट्स आपके लिए, लाइन वाली कॉपी आपके लिए नहीं बनी हुई है, आपके लिए कॉपी बनी हुई है व्हाइट शीट, ठीक है ना। व्हाइट शीट लो, और अगर व्हाइट शीट नहीं मिलता तो मेरे से बताओ, देखो मार्केट में ना प्रिंट आउट की दुकान पे जाना, स्टेशनरी की दुकान पे जाना, बोलना कि प्रिंट आउट की वो दो, सेंचुरी का ना वो दो, पेज दो, वो एक ना बड़ा सा बड़ा बंडल देगा आपको, 400 450 500 रुपए उसकी प्राइस है, उसमें 3000 पेजेस रहते हैं उसमें, अब कम कर दिया होगा, 3000 पेजेस रहते हैं, उसमें लिखो 3000 पेजेस। भाई साहब एक स्टेपलर ले लो, नोट्स बनाओ स्टेपल करो, नोट्स बनाओ स्टेपल करो, अब एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ रिपीट करना शुरू कर दो। सुबह उठो, कॉपी लो, आंखों के सामने रखो, बोलो ये पढ़ा था, रिवाइज करो, रिवाइज हो गया, सब कुछ करके आ जाओ, ब्रश व्रश करके आ जाओ, बुक लेके बैठो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाइए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ा, गुप्त काल के बारे में पढ़ा, दिखाओ कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इससे क्या होगा, डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाएगी। लिख के देता हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जैसे मैं नहीं भूला हूँ आज तक, उस प्रकार से आप भी नहीं भूलोगे, लेकिन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैंने इससे पहले खुद रिवीजन किया था, तब आपको ये चीजें बता रहा हूँ, समझ में आया आप लोगों को। इसलिए कहीं कहीं पे जो है मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो वी ऑल आर ह्यूमंस, मिस्टेक इज कॉमन, ठीक है ना, लेकिन ब्लंडर नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब जो है ना, आपने सुना कि हमने कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है, तो कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठता है और शासक बनता है, समझ में आ गया। अब देखो स्कंदगुप्त की जो गद्दी है ना, उस पर बैठते ही हुर्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुर, ये भी एक राजवंश है, हुनो कहा जाता है, हुनो। इनका क्या होगा, आक्रमण हो गया, अब इससे भाई लड़ते रह गए ये, ठीक है ना। अब इसकी जानकारी, जो इतनी भी लड़ाइयां हुई हैं, ये रिलीज किया, कॉइन्स बनाया, उपाधि धारण की, ये किया वो किया, सबकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उसका आंसर होता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड रखा है सर। अभी बिहार में ना, जो बिहार के लोगों को पता होगा कि अभी ना जमीन का सर्वे चल रहा है, भूमि की सर्वे चल रही है, भाई आपके नाम पे है कि नहीं, रिकॉर्ड दिखाओ, तुम्हारे नाम पे है, तुम्हारे पिताजी के नाम पे है, किसके नाम पे है दिखाओ, है ना। तो रिकॉर्ड से पता चलता है भाई साहब, कौन सा रिकॉर्ड,
तो ये जो आक्रमण हुआ था ये हमें पता चलता है जूनागढ़ के अभिलेख से, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट। जूनागढ़ के रिकॉर्ड। चलो भाई, श्रेष्ठा को देखते हुए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड, आप लोग लिखिएगा अभिलेख। समझ में आया क्या? हेलो, देखो लग गया ना बुरा, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। देखो ये जो हूण है ना, हूणो जो है ना, इनको जूनागढ़ के अभिलेख में क्या कहा गया पता है आप लोगों को? इनको जूनागढ़ के अभिलेख में मलेच कहा गया है, ठीक है ना, मलेच। हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे, ठीक है ना, वो थोड़े से ना कह सकते हैं थोड़े से ना अफ्रीकन टाइप के थे, ठीक है ना, स्कूल की बात है। अभी तो ये आगे चल के पता चला कि ये तो कानूनी अपराध है, हम लोग ना उसको मलेच बोलते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग मलेच से, मलेच, ठीक है ना। ये थोड़े से ना प्रिश्याम हुआ करते थे, मतलब रेडिश ब्लैक टाइप के, समझ आइए। अब देखिए इन्होंने कुछ निर्माण भी करवाया था स्कंदगुप्त ने, सब कुछ हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने एक चीज का निर्माण करवाया था, गिरनार पर्वत, याद रखिएगा गिरनार, जो ना गिरे, गिरनार माउंटेन। इन पे ना एक शायद झील का निर्माण करवाया था, वो झील जो है ना, उनका नाम क्या है, आज भी आप लोग पढ़ते हो उस झील का नाम? सुदर्शन। जब भी मैं ये नाम देखता हूँ तो काफी दुख होता है, ठीक है ना। वो दुख इसलिए होता है कि हम लोगों के मतलब भाई लगेंगे, वो एक्सपायर कर गए थे 2020 में, ठीक है ना। हाँ, और वो टेक महिंद्रा में थे एज अ एपलेट अथॉरिटी में, सुदर्शन नाम था उनका, ठीक है, वॉट एवर, बहुत सारे लोग निकल गए। तो सुदर्शन लेक जो है हमें गिरनार माउंटेन में देखने को मिलता है, और इनका जानकारी हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो, सुदर्शन लेक का निर्माण तो हो गया, अब जो है इनके बगल में जो है, आपको पता होगा गुप्त काल में जो है विष्णु भगवान को काफी पूजा गया, विष्णु भगवान की काफी पूजा हुई, तो विष्णु भगवान का मंदिर तो बनना चाहिए ना यार, पूजा होने से क्या होगा, मंदिर बनाओ। तो विष्णु भगवान की एक मंदिर बनी थी, वो मंदिर ठीक सुदर्शन लेक के बगल में बनी हुई थी, और वो किसने बनवाया था? टेम्पल बनवाया था, टेम्पल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? फटाफट से आंसर दीजिए, आप लोग नहीं पता है तो मुझे नहीं पता है सर। चक्रपालित। देखो मैंने ना 3-4 माइक ट्राई कर लिया, मेरे को एक भी माइक सूट नहीं किया, ठीक है ना। गलती से मैंने एक बोया का माइक मंगवाया था 3 से 4 दिन पहले, मेरे दिमाग से हट गया था कि आईफोन में कहीं पे भी वो नहीं आता, प्लग इन का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, दिमाग से हट गया था। मेरा लैपटॉप में आता है, आईफोन में नहीं आता, एंड्रॉयड भी है मेरे पास, उसमें भी नहीं आता, है ना, दोनों में नहीं है। दिमाग खराब हो गया, मैंने वापस कर दिया। वापस से मैंने एक माइक ऑर्डर किया है, अभी तक का सबसे कॉस्टली माइक, 6,500 का माइक ऑर्डर किया था मैंने 3-4 दिन पहले। होपफुली वो 2-3 दिन के बाद आ जाए, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर वॉइस क्वालिटी बेकार होती है तो बिल्कुल सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको जो इशू हो रहा है होपफुली कुछ आने वाले टाइमों में नहीं हो, ठीक है ना। तो उसके लिए काफी खेद है, वर्क इज अंडर मेंटेनेंस। आप जब स्टेशन पे जाइएगा तो जगह जगह पे लिखा आता है कार्य प्रगति पे है, असुविधा के लिए हमें खेद है, ठीक है ना। तो भाई वर्क इज अंडर मेंटेनेंस, तो आप लोग अभी मेंटेनेंस में हो, शेड में खड़े हो आप लोग, आप लोग को अभी शेड में खड़े हो, ठीक है। जनवरी 2025 में आपको शेड से निकाला जाएगा, फिर आपको वहां पे है ना रंगाई पोताई की जाएगी, भारतीय रेल लिखा जाएगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है, और नंबर वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, अलॉटमेंट होगा, ये जोन में आपको जाना है, जाइएगा। फिर वहां पे ना एग्जाम दीजिएगा आप लोग, एग्जाम का मतलब होता है कि आपको वहां पे टेस्ट किया जाएगा, भाई इंजन काम कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा, सब कुछ हो जाने के बाद जो है आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग अभी शेड में खड़े हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए जी, बहुत मजाक मस्ती हो गया, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो स्कंदगुप्त जो थे ना, उन्होंने कहीम अभिलेख में इसकी उपाधि शक्रादित्य कहा गया है, अब इनको भी एक उपाधि मिला। हमने देखा जूनागढ़ अभिलेख, अब हम देखते हैं कहीम अभिलेख, कहीम।
कहीम रिकॉर्ड, ठीक है ना, कहीम रिकॉर्ड। इनमें इनको किसकी उपाधि मिली? शक्रादित्य की। शक्रादित्य की इनको उपाधि मिली थी। यहां तक बातें क्लियर है? अब देखिए, ये है ना अंतिम शासक थे, मैंने बताया ना इसके बाद से गुप्त वंश खत्म हो जाएगा। अंतिम शासक याद रखिएगा। चलिए जी, हमारा गुप्त वंश भी होपफुली खत्म हो गया। अब देखिए, अब मैंने आपको बहुत सारी उपाधियां बता दी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कहीं पे आप भूल भी गए होंगे। तो वापिस से रिवीजन करते हैं, हमें क्या जाता है, अभी तो हमें सिर्फ 11 बजे, 11:15 तक चलेगा ना क्लास। चलिए जी, सारा खत्म हो गया लगता है, बोर्ड नया लाना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने आपको गुप्ता का बिगिनिंग से लेकर के एंड तक बता दिया है। आप लोग मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को सुन के। ऑनेस्ट बताइएगा, ऑनेस्टली, जिससे मुझे पता चल सके। अरे बताओ यार, इतना बेकार था क्या जो तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो? बाकी लोग सो गए हैं क्या क्लास में? हम लोग सो जाया करते थे क्लास में, तो नया। चलिए, श्रेष्ठ बताइए, श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? पेज नहीं उल्टाना है, श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी बताओ। राजा नहीं, राजा अपने से मत ऐड करो, महाराज जैसे। घटोत्कच को कौन सी उपाधि मिली थी? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं घटोत्कच के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम बताओ। ये रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, ठीक है, 15 मिनट रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। समुद्रगुप्त काल में ना उपाधियों के बारे में बहुत कुछ रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। अब बताओ। स्कंदगुप्त। चलिए जी भाई साहब, बताइए फटाफट से। श्रीगुप्त फटाफट। महाराज, मेरे साथ बोलो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, साथ बोलो तब समझ में भी आएगा। आदिराज। श्रीगुप्त महाराज आदिराज। घटोत्कच महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम, फटाफट। महाराजा धीराज। अच्छा, कॉपी से मैच कर रहे हो, सर गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। समुद्रगुप्त, बताओ फटाफट, समुद्रगुप्त। वो तो पता है हमें, दूसरा क्या है? कविराज का एक और उपाधि है, याद रखिएगा, पराक्रमांक। पराक्रमांक, क्रमांक क्रमांक क्रमांक। नहीं करूंगा, पर लिखने दो मेरे को। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इनको भी ना, इनको विक्रमांक कहा गया। कुमार गुप्त, महेंद्र आदित्य, अभी बताया था। महेंद्र सिंह धोनी से याद रख सकते हैं आप लोग। महेंद्र आदित्य, शक्रादित्य। शक्रादित्य। वो स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। क्रमादित्य। आइए फटाफट से आप देख लेते थोड़ा सा, है ना। श्रीगुप्त, फटाफट श्रीगुप्त महाराज, ठीक है।
या आदिराज, ठीक है। घटोत्कच महाराज, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त कविराज या पराक्रमांक, ठीक है ना, पराक्रमांक लिखा हुआ है मैंने, पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और विक्रमांक, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य और शंकरादित्य, और स्कंदगुप्त कर्मादित्य, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया श्रेष्ठा? अभी पूछ रही थी ना कि शुरू शुरू से बताइए। अब जो है ना कुछ चीजें बच गई है, इसको हम शाम में कवर करेंगे, क्या बोलते हो आप? क्योंकि अब बताऊंगा ना तो थोड़ा सा आप लोगों को बाउंस